हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड अकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हाउ टू टेक द राइट डिसीजंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली द साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। होता क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर एज में जीते हैं, मान लिया जाए कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के जब एज में होते हैं, हम बस उस एज के हिसाब से जीते हैं। हमें फ्यूचर पता नहीं होता एग्जैक्टली कि आने वाला टाइम क्या है, किस तरीके का हमारा फेज़ है, और उस फेज पे हमारी माइंड, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। बहुत कम लोग हैं, अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो सिर्फ 5 से 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ क्लियर होता है और उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। और जिनके पास ये अंडरस्टैंडिंग होती है वो डिसीजंस बहुत सही तरीके से ले पाते हैं। इवन हम लोग भी अपने जीवन में जितने भी डिसीजंस लिए हैं, हमें भी इस तरीके की साइकोलॉजिकल जो हमारी माइंडसेट होती है या साइकोलॉजिकल स्टेजेस होती है वो हमें नहीं पता। जैसे जैसे लोग पढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, अगर अच्छे टीचर्स मिलते हैं तो वो फिर वो समझाते हैं कि कौन सी एज में किस तरीके की माइंडसेट होती है, साइकोलॉजी की होती है। अगर मैं फ़ॉरेन की बात करूँ तो फ़ॉरेन में जैसे एक सेक्स एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये सेक्स एजुकेशन बेसिकली कुछ होता नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज़ पे होता है कि एक पर्टिकुलर एज में, अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स में, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट साइकोलॉजी पे क्या पड़ता है, तो उसको कंसीडर करके एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है जिसको सेक्स एजुकेशन बोलते हैं। लोगों को लगता है सेक्स एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट सेक्स, बट ऐसा नहीं है। सेक्स एजुकेशन का मतलब होता है कि जेंडर सेक्स, मतलब है कि फीमेल मेल, वो हार्मोनल चेंजेस, वो हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस, वो सारी चीज़ें। तो बहुत सारे कम लोग जो हैं इंडिया में, उनको इन सब साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पता है। अगर ये बात किसी भी इंसान को बहुत क्लियरली अगर पता होगा तो वो हमेशा एक ट्रैक कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट होती है हमारे साइकोलॉजी में जिसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग, ये माइंड मैपिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस एज में हैं, पहले उसको आप रिकॉग्नाइज़ करें कि फॉर एग्जांपल मैं 20s में हूँ, अगर मान लिया जाए तो 20s में आपको कि ब्रेन, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है ये आपको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको अपने एक्शंस को लेने पड़ेंगे या डिसीजंस को कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक 50-60 साल की उम्र में जा करके आपको पता है कि मेरी एज 50 साल की है, और उसके बाद आप कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हैं उस टाइम पे। बहुत आप ऐसे इंसान को देखेंगे, जैसे इंडिया में जनरली क्या होता है, 40 साल की उम्र हो जाती है और उसके बाद लोगों का डायलॉग शुरू हो जाता है। क्या डायलॉग शुरू हो जाता है? अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारा उम्र हो गया, अब मेरे पास बचा कुछ है नहीं करने को। ये सारी चीज़ें इसलिए आती है क्योंकि उन्हें साइकोलॉजिकल जो हमारे स्टेजेस होती है लाइफ की, उसके बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता है। तो आज बेसिकली हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कशन करेंगे बहुत ही ब्रीफली। तो अब समझते हैं। देखिए, आपको पता है लाइफ में बर्थ होता है, तो इसको मैंने इस तरह से कैटेगराइज करके रखा हुआ है कि बर्थ होने के बाद 0 से लेकर के 7 ईयर्स तक का एक सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। तो ये बहुत ही क्रूशल फेज होता है, ठीक है। 7 ईयर से लेकर के 12th ईयर के बीच में एक ह्यूमन बीइंग का माइंडसेट डेवलप होता है कि वो किस माइंडसेट, और ये माइंडसेट जो होता है वो उसके लाइफ टाइम के लिए चलता है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस हर चीज़ में होते हैं, बट मैं जनरल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। लाइफ टाइम तक ये चलेगा जो इसकी माइंडसेट बन जाएगी। अब इसको चेंज करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, जो जा कर के 2% 3% लोग कर पाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटीज़ होते हैं, गुरु होते हैं, या फिर संदीप माहेश्वरी जी होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी जो ऑलरेडी माइंडसेट बन गई है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके सही माइंडसेट करने के लिए, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बट बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो उन एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं करूँगा। फिर उसके बाद आता है 12 साल से लेकर के 16 साल 18 साल के बीच में एक टीनेजर होता है, जहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और हार्मोनल चेंजेस का मतलब मैं सिर्फ ये नहीं है कि हार्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से, जिसका इफेक्ट आपका साइकोलॉजी पे पड़ता है उस पर्टिकुलर इंसान के जो इस एज में है। उसके बाद 18 साल से लेकर 30 साल एक एडल्टहुड होता है। ये बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा फेज़ होता है जहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ही उसमें जोश भरा रहता है। 20s में वो अपने प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत एक सेफ और बैलेंस दे पाता है। जब वो 30 से 40s की एज पे जाता है तो वो बहुत ही मैच्योर्ड फेज़ में होता है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। और 40 से लेकर 17 होता है जिसे हम पैसिव एज कहते हैं, कि पैसिव भी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे जा करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके कि एक एक स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हमारे साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन जो पेरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें एक्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी, क्योंकि उनको भी ये बात पता नहीं होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, उस एज में उसके ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये सब चीज़ अगर समझ में
में आएगा तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग है या केयर बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आज अगर आप इंडिया को में देखेंगे तो जो पेरेंटिंग हो रही है वो इतनी ख़राब हो रही है कि इवन पहले भी ख़राब थी, अभी कुछ अच्छा नहीं हो गया। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, 10 to 20% लोग हैं जो पेरेंटिंग को अच्छे से समझते हैं, जो अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे वर्क करते हैं और कहते हैं ना कि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, व्हाट यू शो दैट यू रीप। सिंपल सा एग्जांपल इसी चीज़ पे चलता है। आज आप जो करोगे, फॉर एग्जांपल 2020 में कोई पेरेंट है, 22 में अगर कोई पेरेंट है जिसके बच्चा है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो बच्चा क्या बनेगा वो आज आपको पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा आपको 2044 में जा करके। और आपको लगेगा जब वो बनेगा तो आपको विश्वास भी नहीं होगा, यार मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इसको सिखाया नहीं ऐसा। लेकिन एग्जैक्टली आपने उसको सिखाया है, वो आपकी सारी एक्टिविटी या आपने जिस तरीके से उसकी कंडीशनिंग करी है उसी का ये इफेक्ट है। जो आपने बोया है वही आपको वो मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। लेकिन पेरेंट्स अपनी गलतियों को देखना नहीं चाहते, उसको रियलाइज़ नहीं करना चाहते। इस वजह से वो बच्चों पे ज़्यादा ब्लेम डालने लगते हैं कि तुम बाहर से सीख के आया, ये हुआ वो हुआ, हमने तो ऐसा नहीं किया। मैं एग्जाम्पल से सब चीज़ों को समझाऊंगा ध्यान से, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। खैर मैं आता हूँ, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जिसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो इस वीडियो से सीख ले सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट होती है किसी पर्टिकुलर एज में वो कैसी होती है, और उसके हिसाब से आपको किस तरीके से उस बच्चे के साथ या अपने आप को चेंज करना है और उस बच्चे को भी चेंज करना है। तो देखते हैं, जैसे जब बर्थ होता है 7 साल, ये अगर मैं बात करूं, अगर साइकोलॉजी की टर्म पे बात करूं या फिर रिसर्च पेपर की बात करूं मैं, तो ये बहुत ही क्रूशल फेज़ होता है। क्रूशल फेज़ क्यों होता है कि एक बच्चा एक हमेशा इस वाइट बोर्ड की तरह होता है। उसके माइंड का 2 हिस्सा होता है, ये भी आपको समझना होगा। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। इसलिए देखिए इस पर बहुत बड़ी बुक भी लिखी गई है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे एक बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस के बारे में, अगर कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ना है, कॉन्शियस माइंड के बारे में, तो आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं, ठीक है। भगवद गीता पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं। ये कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कशन करता है। सबकॉन्शियस के बारे में ये एक अच्छी बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ माइंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसे हम चेतना कहते हैं, चेतन, और सबकॉन्शियस को हम अचेतन मन कहते हैं। चेतन का मन मतलब वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इनबिल्टेड है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ किया, कोई ऐसा एक्टिविटी, कुछ गलतियाँ आपसे हो गई, आपको अंदर से, लोग कहते हैं ना फिल्मी भाषा में, अंदर से एक फीलिंग आती है कि कुछ तो गलत किया। जैसे मान लिया आपने कुछ काम किया तो आप झूठ बोलने लग जाते हैं। क्यों झूठ बोलने लग जाते हैं? क्योंकि आपको डीप विदिन पता चलता है कि ये चीज़ नहीं करना था, ये गलत है। तो ये गलत सही का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अंदर होता है। आप किसी भी गलत को सही नहीं और सही को गलत नहीं कहा, हाँ बोल सकते हो, लेकिन आपके अंदर में वो एग्जैक्टली फीलिंग माइंड में है। इस वजह से आप क्या करते हो, लोगों से वो बातें छुपाने लग जाते हो, झूठ बोलने लग जाते हो, या आप उस चीज़ को सामने लाना नहीं चाहते हो अपनी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ कहाँ से आता है? ये सब आता है सब मतलब बेसिकली कॉन्शियस माइंड से, चेतन माइंड से, जो एक्टिवेटेड रहता है आपके ब्रेन में। हर ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में वो एक्टिवेटेड रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको अंदर से पता है। जो उसको अंदर से पता है, वो अलग बात है बोल नहीं रहा है, उसको फील नहीं कर रहा, महसूस नहीं कर रहा, लेकिन कभी आप मेडिटेशन पर बैठेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको वो निकल करके आएगा कि यार हाँ ये गलत है। मान लिया जाए कि एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसको अंदर से पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। वो ये नहीं कहेगा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छा काम है, पढ़ना तो चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि उसके चेतना से उसको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। खैर, बट इसका रोल बहुत कम होता है हमारे बेसिकली जब भी हम अपनी लाइफ जीते हैं, तो ये बहुत कम रोल प्ले करता है, क्योंकि ये चेतना वो बहुत कम समय के लिए जो मेडिटेशन करते हैं, सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, उनमें ये कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। जो मेन होता है आपका पूरा जीवन जो चलता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबकॉन्शियस माइंड पे। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, लेकिन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है वो इसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता है कि एक इंसान की जो पूरी लाइफ स्पैन होती है, उसकी एक्शंस, उसके डिसीजंस, उसकी एक्टिविटी, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, वो क्या एक्शंस ले रहा है, ये सब चीज़ डिपेंड करता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या छपा पड़ा है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, बच्चे का कॉन्शियस माइंड तो एक ह्यूमन बीइंग का हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की जो फॉर्मेशन होती है, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब कि ये ब्रेन है, ये माइंड है हमारा ब्रेन। अब इस माइंड में वाइट बोर्ड पे मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ये जो क्या क्या लिखना होता है या उसके माइंड में वो सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करना, वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो ये कब होता है? ये होता है जब बच्चा 0 से लेकर के 7 ईयर्स तक का होता है, ऐसा रिसर्च कहती है। ठीक है, आप इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 0 से 7 ईयर्स
में बच्चे का जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली होता है। जैसे आप देखिए, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। एक बच्चा अगर लैंग्वेज सीखना चाहता है, आप घर में अगर हिंदी बात कर रहे हैं, आप उसे कुछ सिखाते नहीं हो कि बेटा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, कुछ आप उसको मीनिंग्स नहीं देते हो। वो ऑटोमेटिकली आपस में बातें करते हुए वो ऑटोमेटिकली उन सभी लैंग्वेजेस जो घर में बोले जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे आम का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो सीखता चला जाता है। इसमें आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं, अगर कोई बच्चा इंडिया में है तो उसका अलग सबकॉन्शियस माइंड होगा, अगर वो फॉरेन में है तो उसके माइंड में जो चीज़ें प्रिंट हुई है वो एकदम अलग हुई है, क्योंकि उसने अलग चीज़ें देखी है। तो 0 से 7 ईयर बच्चे का जब हो, कहते हैं ना बच्चों का होश नहीं है, ऑब्वियसली उसके होश नहीं है, होश होते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेन नहीं एक्टिवेटेड होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका माइंड जो है वो इंटरप्रिटेशन मोड पे नहीं है, लेकिन वो रिसीव सब कुछ कर रहा है। तो इस एज में जब सबकॉन्शियस माइंड है एक माइंड का हिस्सा, तो 0 से लेकर के 7 ईयर्स तक उसकी इस वाइट बोर्ड पे हम चीज़ों को प्रिंट कर रहे होते हैं। और वो प्रिंट कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो लैंग्वेजेस नहीं जानता, वो बच्चा कुछ ज़्यादा चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, मतलब बोल करके, सुन करके, वो अपने आँखों के थ्रू चीज़ों को बस ऑब्जर्व करता है और अपनी ऑब्जर्वेशन से कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसका प्रिंट होता है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरेंटिंग का मैं एक टिप्स देता हूँ। जैसे हमें लगता है कि यार सामने वाले का बच्चा देखो कितना पढ़ने में तेज़ है, या पढ़ाई को लेकर के कितनी उसकी रुचि है, लेकिन मेरा बच्चा है कि पढ़ना नहीं चाहता। इसका राज जो है, आपने कभी सोचा कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता? आप बोलोगे मैंने क्या कमी दी है इसको, स्कूल में नाम लिखा दिया है, पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन लगा दिया हूँ, लेकिन फिर भी ये पढ़ना ही नहीं चाहता। कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं पढ़ना चाहता? इस 0 से 7 ईयर्स के बीच में जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से। मान लिया जाए एक बच्चा बॉर्न हुआ, उसने अपने पेरेंट्स को देखा मोबाइल चलाते हुए, उसने पेरेंट्स को देखा खाते पीते टीवी देखते हुए, वो सबकॉन्शियस माइंड में उसके प्रिंट हो रहा है कि ये सारी चीज़ें करनी, एक्टिविटीज़ अच्छी होती है। यहाँ पे सबसे एक टिप्स जो मैं दे रहा हूँ, अगर जब आपके बच्चे बॉर्न हो, आप घर का पूरा एनवायरनमेंट को चेंज करो। आप ना चाहते हुए भी, आपको पढ़ाई में रुचि है या नहीं है, लेकिन बच्चा जब 0 से लेकर के 7 ईयर्स तक ग्रो कर रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? हर समय अपने हाथों में, हर समय तो नहीं बट मैक्सिमम टाइम आप हाथों में क्या रखो? किताबें रखो। बच्चा के सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो रहा है कि ये काम करना। फिर आप देखना कि बच्चा 1-2 साल का उम्र का होगा, 3 साल का होगा, तो खुद कहीं किताब देखेगा, वो किताबों की तरफ इंक्लाइंड होगा, किताबें उठा करके वो भी इस तरह से करेगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है अपने सराउंडिंग्स में कि चीज़ें क्या चल रही है। और ये इतना सटल होता है, इतना सटल होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस में ऐसा प्रिंट होता है जो लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं जाता। ठीक है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो बुक पढ़ रहा है कि वो अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है। बच्चे तो देखो, आप कॉकरोच भी चल रहे होंगे तो उसको भी उठा के खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि वो सामने देखता है कि सब आदमी ऐसे ऐसे करके खा रहे हैं, तो उसको कुछ भी नज़र आता है तो उठाता है, वो खा जाता है, क्योंकि उसको एक्जैक्टली नहीं पता है कि कॉकरोच और किसी भी पर्टिकुलर खाने चीज़ में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उसको अभी नहीं, वो बाद में डेवलप होगा 7 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स में, जब वो चीज़ों को मीनिंग्स देना शुरू करेगा, अभी नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर फेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ध्यान रखना कि वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव चीज़ या फिर अच्छी चीज़ उसके सामने ऑब्जर्व कराएंगे, वो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ पे डेवलप करेगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल के टाइम पे इंडियाज़ में स्पेशली क्या होता है, हर माँ बाप फ़ोन पे लगे हुए हैं। बच्चे आप देखो कि 2-3 साल होते होते उनके भी हाथों में फ़ोन आ जाते हैं। जब वो आप खिला रहे होते हो तो फ़ोन दिखा के खिला रहे होते हो, तो वो ये समझता है कि ये एक्टिविटी करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके माइंड में ये छप जाता है कि फ़ोन। अब आप बोलोगे कि यार कितना फ़ोन यूज़ करता है, दिन भर फ़ोन में घुसा हुआ है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब। लेकिन आप इसको 10 साल की उम्र में जब वो फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा तो आप उसको ब्लेम करोगे कि बर्बाद हो गया, लेकिन आप ये नहीं ट्रेस करोगे कि 0 से 7 ईयर्स के टाइम पे आप उसके सामने क्या कर रहे थे। इसलिए जब कभी भी आपके घर में बच्चे हैं तो फ़ोन को दूर रखिए उससे। अगर आपको यूज़ भी करना है तो एक रूम में चले जाइए, फ़ोन निकालिए, बातें कीजिए। सर्फ करना है, वीडियोज़ देखने हैं, सब अलग से कीजिए। उसके सामने हमेशा वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप चाहते हो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो, चाहे वो किताबें हो, अच्छी चीज़ें हो, क्रिएटिविटी हो, उसको देखें। ना कि एक ऐसी चीज़ों का वो करे अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, कहीं से भी, आसपास के सराउंडिंग से, जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो कि उसके जीवन में इम्प्रिंट हो। 0 से 7 साल की उम्र में ये सबकॉन्शियस मतलब है कि उसके माइंड के एक हिस्से में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ प्रिंट होकर वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावर होता है, जो इस बुक में एक्सप्लेन की जाती है कि पूरा लाइफ उसका उसी चीज़ से, सबकॉन्शियस में जो ऑब्जर्व किया उसी के इर्द गिर्द उसकी जीवन घूमते रहेगी। इतना सबकॉन्शियस में पावर होता है। कभी भी ऐसी कोई बुक नहीं लिखी गई है कि द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसका पावर नहीं होता, ये वीक होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये हमारा पूरे हमारी कंडीशनिंग, जिसे हम कंडीशनिंग बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पे आकर के छपती है। आपको ये समझना है। तो ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान को इस फेज़ के बारे में जानकारी होगी तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाएगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो नहीं ले पाएंगे इस एज में, पेरेंट्स ही ले पाएंगे कि इस एज में उसकी साइकोलॉजिकल जो स्टेज है लाइफ की वो कैसी है, तो उसके सामने हमें कैसे, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो बहुत कम लोगों को पता है हमारे इंडिया में।
इसके बारे में बेसिकली सबकॉन्शियस का जो 7 साल का फिनोमेना है वो डिस्कस किया गया है एक बुक में, मैं रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें बताया गया कि पेरेंट्स को इस एज में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 7 ईयर्स से 12 ईयर्स, ये होता है यहाँ पे माइंडसेट डेवलप होता है। उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इस एज में, और उसको पता नहीं है कि वो सारी चीज़ें है क्या। जैसे उसने फ़ोन देखा लेकिन उसको पता नहीं है फ़ोन है, कॉकरोच देखा मगर उसे पता नहीं है कॉकरोच है। उसने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, उसने बुक देखा या मोबाइल देखा, उसे ये नहीं पता है कि बुक अच्छा है या बुरा है। अब वो इस 7 से 12 सालों की उम्र में आपसे सवाल करेगा, उसकी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी, पापा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और उसके बाद वो माइंडसेट डेवलप करेगा अपना, ऑब्जर्व भी करेगा, सुनेगा भी, चीज़ों की मीनिंग्स ढूंढेगा और उसको वो अपने हिसाब से मीनिंग देगा। वो मीनिंग कैसा देगा, आप कितना भी उसको समझा दो कि बेटा ये बुक्स है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बेटा ये मोबाइल है, ये बहुत ख़राब चीज़ है, मगर उसको ये आपने मीनिंग तो दे दी है, लेकिन उसने ऑब्जर्व क्या किया है वो मानने को रेडी नहीं होगा। इस चीज़ को मानेगा, समझेगा, सुनेगा, अच्छी है बुरी है सब कुछ सुनेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर में एक डायलेमा शुरू हो जाएगा, एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने देखा है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो कुछ और पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप उसको मीनिंग दे रहे हो, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो ऑब्जर्व करेगा, घर पे जैसे एक्टिविटीज़ देखेगा, माँ बाप के साथ रिश्ते देखेगा, जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो वैसा वो देखेगा, तो क्या डेवलप होगा उसका माइंडसेट। और ये माइंडसेट को ही हम कहते हैं कंडीशनिंग। इस लेवल पे उसकी कंडीशनिंग हो चुकी होगी इस एज में कि उसको तोड़ पाना एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, बट फिर भी आप कितना भी करोगे 100% तो नहीं कर सकते इस कंडीशनिंग को चेंज। दैट इज़ द रियलिटी। और ये कंडीशनिंग जो है वो इसी एज में बिल्डअप होती है, इस एज से लेकर कर थोड़ी थोड़ी कम होती है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग इस एज में डेवलप होती है। तो अगर आपको ये पता होगा कि साइकोलॉजिकली ये एज कितना क्रूशल है, कंडीशनिंग डेवलप हो रही है, तो आप बच्चे की माइंडसेट को करेक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें करोगे जिससे उसकी माइंडसेट सही रहे। जैसे एक इंसान, आपके घर में एक ही घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा हो जाता है, एक बहुत बुरा हो जाता है। रीज़न है कि अपने आसपास के सराउंडिंग से वो माइंडसेट क्या डेवलप कर रहा है। आपको ट्रेस करना है कि इस उम्र में वो कहीं गलत संगति में तो नहीं है, क्या उसकी माइंडसेट डेवलप हो रही है, क्या वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में क्या है कि पेरेंट्स खुद इतना बिजी रहते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको बस इतना पता है, देखो मैं स्कूल में नाम लिखा दिया, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन्स लगा दिए, मेरा जॉब डन, मुझे और कोई मतलब नहीं है। मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, बस मार्क्स ख़राब ला रहे हैं मारो, मार्क्स अच्छे ला रहे हैं अप्रिशिएट करो। बट ऐसा नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता, हर चीज़ में एफर्ट्स लगती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये एफर्ट देना पड़ेगा। खैर 12 साल से 16 साल की उम्र जो होता है ये भी एक क्रूशल फेज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसी जिज्ञासाएँ मन में जागती है कि बड़े उठपुटांग तरीके के थॉट्स आते हैं। लेकिन वो भी किसके मन में, जनरली उनके मन में जिसने इस पर्टिकुलर एज में किसी चीज़ों को मीनिंग दे दिया है। अगर एक बच्चे को ने जीवन में लड़की नहीं दिखी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि वो जानता नहीं, वो उसे चिढ़ेगा। जिज्ञासा होगी जानने का कि ये प्रजाति क्या है। तो उसने जो ऑब्जर्व किया है इस साल में, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, जैसी उसकी माइंडसेट डेवलप हुई है, अच्छा हो सकता है कि जब मैं उदाहरण देता हूँ कि इस एज में एक लड़की उसके सामने से गुजरी, एक बच्चा जिसकी कंडीशनिंग और माइंडसेट होगी कि उसको वो क्या करेगा, अपनी बहन की तरह देखेगा। दूसरा है या फिर नॉर्मली देखेगा, कोई टैग भी नहीं लगाएगा कि बहन या टाइप ऑफ, नॉर्मली देखेगा, इट्स ओके मेरे तरह एक लड़की ही है। लेकिन जिसकी माइंडसेट और ये सब कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें पहले से गंदी चीज़ें ऑब्जर्व है, जैसे आप देखते हो कि बहुत गरीब लोगों के साथ होता है कि जहाँ जिस तरीके के इन्वायरमेंट में वो बर्थ लेता है, इस एज में आने के बाद लड़की गुजरते के साथ उसके मन में गलत ख्याल आने लगेंगे। बट वो क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अपने से नहीं आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। और प्लस उसकी जो ये साल की जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है उसके हिसाब से वो उस तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को क्या है, केयर करने की ज़रूरत है। केयर मतलब क्या, समझाने की नहीं, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, उसके साथ बहुत अच्छे से डील करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने तो जो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व कराना था, जो उसको समझाना था समझा दिया, यहाँ पे अब समझ नहीं आएगा उसको कुछ। अब यहाँ पे आपको उसके साथ अच्छे से डील करना है, जिससे उसका पाथ सही रह सके। वो भी कब, अगर बहुत हद तक इस फेज में चीज़ें करेक्ट है तो, क्योंकि यहाँ पे टीनेज है, लड़का हो या लड़की, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आपने 9-10 में पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में। बहुत सारे इस एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारी उठपटांग ड्रीम्स आती है, गुस्सा आता है, एंगर होता है, एंग्सियसनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस एज में उसके साथ वो बहुत उठपटांग हरकतें करेगा, लेकिन आपको उसको अच्छे से हैंडल करना है।
ठीक है। और बच्चे भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एज में भी ये समझे, यही सेक्स एजुकेशन का पार्ट होता है, जहाँ पे इस एज में स्कूल में ही पढ़ाया जाता है कि आपको इस एज में किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखना है, कैसे कैसे आपको चीज़ों को समझना है, डिफाइन बहुत अच्छे से चीज़ें की रहती है। तो इस वजह से बच्चे जो टीनेजर्स में हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी पढ़ाई हो या चीज़ों को अपने आप को संभाल लेते हैं, उनको पेरेंट्स को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंडिया में हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी नहीं है, हमारे स्कूल में, हमारे सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन नहीं है, हमारे स्कूल्स में रट्टा मार के पढ़ाया जाता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली एक बच्चा इंटरप्रेट नहीं कर पाता इस एज में। तो इसके कारण कभी नशा का शिकार हो जाता है, कोई जुआ खेलने लग जाता है, कोई लड़कियों के पीछे परेशान हो जाता है, कोई लड़कियां लड़कों के पीछे परेशान होती है। जो फैसिनेशंस होती है वो निकल करके आता है, क्योंकि वो उम्र उसका हार्मोनल वैसा होता है। इसमें बहुत लोग एक गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसको वापस उसी ट्रैक पे, अच्छे ट्रैक पे लेकर के आना। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जब 18 साल का बंदा एक एडल्ट हो जाता है, इस वजह से वोटिंग राइट्स इस एज पे नहीं दी जाती है। जो एडल्ट कंटेंट्स होते हैं वो भी इस एज पे बैन किए जाते हैं, क्योंकि वो अगर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो जिस तरीके की हार्मोनल सिक्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा उसको, अगर सेक्स एजुकेशन बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है, जैसे आप देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में एडल्ट कंटेंट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सेक्स एजुकेशन है, तो वो देखेंगे, उनके लिए वो न्यूट्रल होगा। मगर इस एज में अगर हमारे इंडिया में लोग देखेंगे तो इतना न्यूट्रल नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और होते भी हैं। खैर 18 साल के बाद आपकी जो यहाँ पे जो एक टीनेज है वो ख़त्म हो जाता है और एडल्टहुड शुरू हो जाता है। लेकिन इंडिया के केस में ये एडल्टहुड, मैं पर्सनली, मेरी ओपिनियन है ये, मैं मानता हूँ कि ये एडल्टहुड 25 साल के बाद ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी कंडीशनिंग या हमारा सोसाइटी या फिर हमारी जो एजुकेशन पैटर्न है वो इस तरीके से नहीं है, या साइकोलॉजिकल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरीके से नहीं है कि बंदे 16 साल से 18 साल की उम्र में एडल्ट हो जाए और उनको समझ में आए कि मुझे हमारे देश का प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहिए। वो जाते हैं, वोट डाल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या उनको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पता है कि आप जिसको चुनने जा रहे हो आपका एक वोट कितना मैटर करता है? क्या उन गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, क्या उनको आज देखो 50 साल की उम्र में ये नहीं समझ में आता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनको वोटिंग राइट दे दिया गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था एक पॉइंट पे कि हमारे इंडिया को 50 साल, जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस का था कि इसे 20 साल ना डिक्टेटरशिप में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है उसको आप वोटिंग राइट नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास ये समझ नहीं है कि वो किसको वोट करे और किसको वोट नहीं करे। आपके एक वोट से प्रधानमंत्री अलग बन जाते हैं और 5 साल बहुत सारी चीज़ें उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको झेलना पड़ता है, उनको भी झेलना पड़ता है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो आज आप गांव जाओगे, क्या आपको लगता है कि उनके अंदर ये समझ है कि भारत देश की इकोनॉमी पता है, अर्थव्यवस्था पता है, जीडीपी पता है, बहुत सारी चीज़ें पता है? इन्फॉर्मेशन होता नहीं, लेकिन वोट जा करके दे देते कि इसको लगता है कि नहीं यार वो फेवरेट है मेरा, और इसी आधार पे हमारे देश में वोटिंग होता है। तो एडल्टहुड में आपको वोटिंग राइट दिया जाता है, आपको लड़की चुनने का राइट दिया जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डिसीजंस लेने का राइट होता है, क्योंकि आज आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक स्वतंत्र नागरिक हो, आप एक फ्री नागरिक हो, आप आज़ाद हो हर डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि आप एक एडल्ट हो चुके हैं। कौन सी मूवीज़ देखना है वो उसके लिए आप एलिजिबल हो। बट क्वेश्चन ये आता है किसको प्रधानमंत्री चुनना है, क्या आपके पास वो कैपेसिटी डेवलप हुई है? क्या आपको एक लड़की चुनने के लिए जो कैपेसिटी डेवलप हुई है? क्या आप जो मूवी देख रहे हो, क्या आपके पास है कि जो मूवीज़ के कंटेंट आप देख रहे हो आप उससे प्रभावित नहीं होगे उस तरह से, और आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि यार ये फेक है, ये चीज़ें इतना रियलिस्टिक नहीं है। आप ये देख करके इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे और उस इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद गलत सलत सब चीज़ों पे बिलीव करके आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ जाओगे। जनरली इंडिया में ब्रेकअप होना, लड़कियों के चक्कर में बर्बाद होना, नशे का शिकार होना, ये सब इस एज में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है हमारे ब्रेन का वो नहीं हो पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इस टाइम पे। तो इसलिए एडल्टहुड जो हमारे देश में है, मैं टेक्निकली मतलब पॉलिटिकली तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पॉलिटिकली तो 18 साल से एडल्टहुड हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं जो कहूँगा, इंडिया में साइकोलॉजिकली बहुत हद तक लोगों को 25 साल के बाद आता है, और बहुत हद तक लोगों को ज़िंदगी भर के लिए उनको मैच्योर नहीं आएगा। इसलिए आप देखोगे कि मैच्योरिटी जो है वो बहुत कम लोगों में आपको दिखेगा। एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस का मतलब नहीं होता है कि वो मैच्योर है। मैच्योर एक अलग होता है, हो सकता है कि 15 साल का बच्चा भी एक 50 साल के बुढ़े से ज़्यादा मैच्योर हो, और ये रियलिटी भी है। आप उनकी बातें देखोगे, कोई फालतू बातें नहीं करेगा, बहुत अच्छी बातें करेगा 15 साल से 20 साल का लड़का। लेकिन हो सकता है कि 50 साल का बुढ़ा है जो फालतू बकवास कर रहा है, जिससे किसी से कोई लेना देना नहीं, बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहा है। तो वो एक्सपीरियंस्ड हो सकता है लेकिन मैच्योर्ड नहीं। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एडल्टहुड होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एनर्जी से लेना देना है, अच्छा हो बुरा हो। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे यूथ को हमारे देश में चैनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूथ है, लेकिन वो उनकी एनर्जी किस डायरेक्शंस में चैनलाइज हो रही है? क्या वो बहुत ज़्यादा दंगे वाले कंटेंट देख करके वायलेंस के साथ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हो रहे हैं,
या किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, वो अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, बैठ करके फालतू के डिस्कशंस में हैं, या किस तरीके से न्यूज़ चैनल को देख करके अपने आप को ब्रेन वॉश्ड कर रहे हैं। कहाँ है यूथ? तो यूथ की जो एनर्जी है उसको अगर चैनलाइज किया जाए तो हमारा देश ना अमेरिका को भी पार कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास भारत देश में सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा यूथ जो है, जो मैं कहता हूँ जनरली, हमारा यूथ ना भटका हुआ है, एग्जैक्टली उनको क्लियर नहीं है। जबकि एडल्टहुड में सबको क्लैरिटी आ जाती है कि उसको अपने लाइफ से चाहिए क्या है, लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि यूथ को कभी वो नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न है ये सारे फेजेस पे उसकी जिस तरीके से कंडीशनिंग हुई है, या उसके पास जैसी इन्फॉर्मेशन है, उनकी समझदारी डेवलप हुई है, और ये सब फेजेस जो होती है उसके माइंड से, इस वजह से आप कभी भी इंसान से मिलोगे अजीब अजीब हरकतें, इसलिए हर इंसान सामने वाले इंसान के नज़र में उटपटांगी हरकतें कर रहा होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर ये सारे फेजेस करेक्ट होते तो यहाँ पे यूथ इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन पे चैनलाइज नहीं करता। बैठ करके टिकटॉक्स देख रहा है, रील्स देख रहा है, अननेसेसरली टाइम पास कर रहा है, दूसरों से अपनी आइडेंटिटी को डिराइव कर रहा है, इन सब चीज़ों में वो बिजी है, अपने डिसीजंस करेक्टली नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ से चाहिए क्या। एडल्ट तो हो गए हैं, वोट देने का अधिकार है, लेकिन लाइफ में ना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आज भी वो इतना मैच्योर्ड इनफ नहीं है। लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो 20s में वो फोड़ सकता है। 20s की एज में अगर वो कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क करेगा। हो सकता है कि मैच्योरिटी की कमी हो, लेकिन एनर्जी इतना है, इसलिए कहा जाता है कि ये एज इतना एक्टिव होता है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी होती है लोगों में, और फुल ऑफ एनर्जी होता है। जो एक बच्चे में क्या होता है, जैसे बच्चे को आप देखोगे फुल ऑफ एनर्जी, नो मैच्योरिटी, बट इस एज में मान के चल सकते हो कि 50% मैच्योरिटी और 50% एनर्जी, मतलब का कॉम्बिनेशन होता है। इतनी एनर्जी होती है और इतनी मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी ऑब्वियसली बच्चा से कम ही एनर्जी होगा, क्योंकि उम्र के साथ एनर्जी घटती चली जाती है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, कंपैरेटिव टू बच्चे से थोड़ी कम होगी, लेकिन बहुत एनर्जी होगी और मैच्योरिटी भी होगी। तो ये एज जो होता है ना, सबसे ज़बरदस्त एज होता है। यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे सकते हो, लाइफ में कुछ फोड़ सकते हो, बहुत अच्छे से चैनलाइज होकर के कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर इस डायरेक्शन, इस एज में आप कोई गलत डायरेक्शन पे चले गए, तो फिर आप अपने आप को वापस नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी। तो ज़रूरत है हमारे देश में यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना विद करेक्ट एजुकेशन और करेक्ट माइंडसेट। और ये माइंडसेट यहाँ पे डेवलप होगा। जब 30 से 40 हो जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी घटेगा, ठीक है। लेकिन ये एक भी टाइम होता है जहाँ पे आप बहुत समझदारी से, दिमाग से काम करते हो। एनर्जी कम है लेकिन काम बहुत मैच्योरली करते हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ी हुई रहती है, आपकी समझदारी बढ़ी हुई रहती है। तो ये एक मैच्योर्ड फेज़ कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना बंदा बहुत मैच्योर्ड होता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ जनरल, बहुत सारे इंडिया में लोग तो इस एज पे भी मैच्योर्ड नहीं होते हैं, बट मैं जनरल कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मैच्योर्ड फिर भी बहुत हद तक होते हैं। और जो भी अपना काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बशर्ते क्या होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, मैच्योर्ड है, बट क्या वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाते हैं? नहीं। अब देखोगे हमारे पिताजी की उम्र के 50 साल की उम्र में भी फाइनेंशियल डिसीजंस उनके अच्छे नहीं होते। प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो मैच्योर्ड नहीं है, बहुत हद तक मैच्योर्ड है, दुनिया देखी है, समझ है, मगर उनके पास इन्फॉर्मेशंस नहीं है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होने के कारण वो फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो प्रिटेंड करेंगे कि मैं अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ले पाएंगे। तो आपको बाद में पता चलेगा कि उनके डिसीजंस बहुत सारे गलत थे। तो ज़रूरी नहीं है कि एज पे आने के बाद मैच्योर्ड फेज़ में कह रहा हूँ तो हर आदमी यहाँ पे मैच्योर्ड ही होगा, बशर्ते उसके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, समझदारी हो, माइंडसेट अच्छा हो, तो वो आदमी मैच्योर्ड होगा। लेकिन एडल्ट इस एज के कंपैरिजन में इस एज में बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती है, शादी हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस फेज़ से ज़्यादा मैच्योर्ड इस फेज़ में होते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है। जो अपने लाइफ में उसने कैरियर चुन लिया, अब इस एज में आकर के उसको कैसे रिटेन करना है, घर कैसे बनाने हैं, चीज़ें कैसी है, कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं। और इस एज में लोग पेरेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स अगर समझ जाएंगे तो वो अपने बच्चे के इस फेज को बहुत अच्छे से कैटर करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज है यहाँ पे। और 40 से 70 का एज जो होता है कि जो भी आपने लाइफ में आपको जो करना था, जो भी उखाड़ना था, आपने उखाड़ लिया, अब उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी समझदारी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, उसको धीरे धीरे करके चल रहे हो। एनर्जी बहुत हद तक कम हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि बेटर टू रिटायर इन 40s। आप 40s पे रिटायर हो जाओ, बाकी का लाइफ आप अपने पैशन को फॉलो करो और जियो, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या कहते हैं
कि भैया 60 साल तक गवर्नमेंट बोलता है नौकरी करने को, तो बंदा 60 साल तक नौकरी करते रहता है। जनरली फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि वो कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। मैं आगे के वीडियोस में फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी बात करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि एक आइडियल एज होती है अपने काम से रिटायर्ड हो जाने का, वो होती है 40s। कहते हैं ना, इफ़ यू आर वर्किंग टिल योर लाइफ दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आप अगर पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हो, काम का मतलब नहीं है एक ऐसा काम तो आपको करना ही है पूरी लाइफ तक, बट एक ऐसा काम जिससे आपको पैसा मिले या ना मिले आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पैसों के लिए काम कर रहे हो, मतलब है कि 70 साल तक 60 साल तक, तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जी नहीं रहे हो। आप बॉन्डेज हो कि अगर काम छोड़ दिया तो मुझे पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इट्स आइडियल एज टू रिटायर एट 40s। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 40s के बाद ना एनर्जी कम हो जाती है, समझदारी ज़्यादा रहती है। जैसे आप बुड्ढों को देखो, दिन भर बकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी है नहीं करने की। मैं दुनियादारी की इन्फॉर्मेशन, पूरा दुनिया जो देखा है, जहाँ देखा है, जो भी आसपास से सीखा है, न्यूज़ चैनल ये वो, बैठ करके बस भाषण देते रहेंगे। एनर्जी है नहीं, जो बच्चों में होती है। बच्चों में जैसे एनर्जी तो है बट मैच्योरिटी नहीं है, इसमें मैच्योरिटी तो है बट एनर्जी नहीं है। इस वजह से वो क्या करते हैं, बैठ करके सबको बोलेंगे अरे ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, दिन भर कान पका के रखते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, बुढ़ा सठिया गया है। तो ये इस वजह से होता है, ठीक है। तो ये एक पैसिव हो जाता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन तो लिए जाएंगे, लेकिन मोर ओवर जो उसकी 40 साल तक ज़िंदगी चली है, उसी हिसाब से उसको आगे वो कंटिन्यूएशन में चलता जाता है, जहाँ पे कुछ अलग दिशा, एक्साइटमेंट, ऐसा कुछ रहता नहीं है। वो आराम से अपनी लाइफ को जीते हैं, पैशंस को फॉलो करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। या फिर अगर मिडिल क्लास हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को, जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9 to 5 की जॉब है तो वो करे जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, फालतू के टेंशन लिए जा रहे हैं, बीपी और शुगर बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको कहा पैसिव, जहाँ पे एक्टिव नहीं है लोग। पैसिव है मतलब जो वो एक्टिवली करके आए उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ समझ में आएगी तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारा जो ब्रेन है वो हर एज में किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन कैसे होती है, किस एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बच्चा इस एज में अगर कुछ अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, आप देखो किताबें अगर ऑब्जर्व करेगा तो आप देखना कि उसका किताबों से प्रेम कितना ज़्यादा होगा। अगर वो फ़ोन ऑब्जर्व करेगा, आप देखना कि फ़ोन के प्रति इंक्लिनेशन कैसा होगा। तो ये सब इंश्योर करने के लिए पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जो यहाँ पे यूथ है उनको भी ये होगा कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज कर रहे हो, तो उसको आप वॉच करो ध्यान से और उसके हिसाब से फिर अपने आप को लाइफ में आगे ले करके जाओ। होपफुली मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव होगा और आगे चल करके आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो आप पैट्रियन पे मेंबर बन के या फिर इंस्टामोजो का लिंक है, आप वहाँ पर जा करके मुझे फंड डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।